हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड, दिस इज द चैप्टर जिसे आप कहते हैं लिविंग वर्ल्ड, राइट। तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना है। अगर हम लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो लिविंग वर्ल्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे वी स्टडी अबाउट ऑल द लाइफ फॉर्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जितनी भी लाइफ फॉर्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे प्लेनेट पे एग्जिस्ट करते हैं, राइट, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, राइट। उन करेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे किस तरीके से आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं, किसी ग्रुप में उसको कैटेगराइज करते हैं, राइट। तो इस चैप्टर में एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। कुछ फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं लाइफ फॉर्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो कि उनको नॉन लिविंग थिंग से सेपरेट करते हैं, राइट। इसके बाद आई विल कम टू द बायोडाइवर्सिटी कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे प्लेनेट पे एग्जिस्ट करते हैं ये लगभग कितने हैं। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट नॉमेनक्लेचर, यानी कि आप इनका जो नामकरण है कैसे करते हैं, नॉमेनक्लेचर, हाउ यू विल गिव द नेम टू ए पर्टिकुलर स्पीसीज। Is that clear? And after that I will come to the classification process also. And at the end of this chapter I will discuss about some taxonomical aids. Is that clear to all of you? So these are the things which I am going to discuss in this chapter. So first of all I am going to discuss about the characteristics of the living being, or even you can say these are the fundamental characteristics of the living organism, right? तो ये fundamental characteristics हैं living organism के, जो कि मैं discuss करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे first of all देखिए, लिविंग, हम लिविंग की बात करते हैं। व्हाट इज लिविंग एग्जैक्टली, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। लिविंग अपने आप में एक पूरी तरीके से, दिस इज नॉट ए पर्टिकुलर कंप्लीटली डिफाइनिंग थिंग, राइट। लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, लेकिन यू कैन आइडेंटिफाई द लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ सम fundamental characteristics. So in this chapter I will discuss about some fundamental characteristics about the living, right, or the living beings. तो living being के fundamental characteristics क्या है, इन characteristics के बिहाफ पे आप इन living beings को categorize करते हैं। आप categorize करते हैं कि this is living or this is not non living, राइट। यू कैन सी योर सराउंडिंग, आप अपनी सराउंडिंग देख सकते हैं एंड आसानी से बता सकते हैं। यू कैन ईजिली से दिस कि दिस वन इज लिविंग एंड दिस वन इज नॉट लिविंग, सो दिस इज लिविंग, दिस इज नॉन लिविंग। यू कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट, यू कैन ईजिली कैटेगराइज, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है। तो लिविंग को आइडेंटिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू टुडे, राइट। तो यहाँ पे I am going to discuss about some fundamental characteristics of life form. Fundamental characteristics. अब living है तो क्यों है? What is the reason? अब वो living है तो वहां पे उसके कुछ fundamental characteristics होंगे, तो तभी living है। उन characteristics के behalf पे you can consider them, they are living, that these are livings, right? And if any particular thing will not follow this fundamental characteristics, they don't have this fundamental characteristics, it means they are not living. So these fundamental characteristics are compulsory for the all life form. Every living organism which exists in your surrounding, every living organism having these fundamental characteristics which I am going to discuss today. तो ये fundamental characteristics क्या क्या हैं, you must understand about this. Number one is growth. Growth एक fundamental character है। आफ्टर ग्रोथ नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन, एक फंडामेंटल कैरेक्टर है। मेटाबॉलिज्म एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। कॉन्शियसनेस एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंट्रैक्शन एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। एडेप्टेशन इवन डेथ इज ऑल्सो ए फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। So these are the major fundamental characteristics which are given in your NCERT book. Are you getting or not? How you have to prepare this chapter? इस चैप्टर को प्रिपेयर करने का तरीका क्या है, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, राइट, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ये नोट्स एक बार रिवाइज करने के बाद यू हैव टू रीड केयरफुली द NCERT, राइट। आफ्टर रीडिंग दीज नोट्स
You can read the NCERT, even you can understand the NCERT after reading these notes. And after the understanding of NCERT, you need to come to the questions. You have to do some questions related to this chapter. After that, you will get all the concepts which are related to these chapters. राइट तो यहाँ पे हम ग्रोथ की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रोथ. ग्रोथ एक फंडामेंटल कैरेक्टर है. एंड हाउ यू विल डिफाइन ग्रोथ? दिस इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म. इफ ग्रोथ इज देयर, then that will be living. If growth will not be there, it means that will be non-living. So you can simply say this is the fundamental characteristics of life. So how growth is fundamental characteristics of life, and what is growth exactly? How you can define the growth? आप growth को किस तरीके से define कर सकते हैं, right? So this is very simple. This is very easy to define this term that you call growth. Growth is, this is the permanent, irreversible, this is not reversible, permanent, irreversible increase in size of body, in size of body, that you call growth. So permanent, irreversible increase is called growth. And this is the fundamental characteristics of life. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी इस कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं. सो दिस इज फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. तो ये एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइफ का. सो दिस इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ दैट यू कॉल्ड ग्रोथ. ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ जो होता है, राइट, ये लिविंग टू लिविंग डिपेंड करता है. ग्रोथ सभी में एक जैसी नहीं होती है. किसी में डिफरेंट तरीके से ग्रोथ होती है तो किसी में डिफरेंट तरीके से ग्रोथ होती है. ग्रोथ होती है लेकिन ग्रोथ का जो पैटर्न है दैट इज डिफरेंट. ग्रोथ का जो पैटर्न है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, राइट. प्लांट्स में ग्रोथ का पैटर्न अलग होता है, एनिमल्स में ग्रोथ का पैटर्न अलग होता है. एनिमल्स में भी डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट पैटर्न ऑफ ग्रोथ देखा जाता है. प्लांट्स में भी डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट पैटर्न ऑफ ग्रोथ देखा जाता है. तो ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक सभी का है लेकिन इसका पैटर्न अलग है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज डिफरेंट पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट पैटर्न ऑफ ग्रोथ देखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इन प्लांट्स, प्लांट्स में ग्रोथ जो होती है टेक प्लेस थ्रू आउट लाइफ. प्लांट्स में हाई रीजनरेशन एबिलिटी होती है. आपने देखा होगा किसी प्लांट्स में, राइट, किसी प्लांट में देखा जाता है कि फॉर एग्जांपल किसी प्लांट में if the leaves of the plant will shed off, then new leaf will arise. If any branch of the plant will shed off, then new branch will arise, right. तो प्लांट में जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट लाइफ देखा जाता है. प्लांट में फ्लावरिंग देखी जाती है, प्लांट में फ्रूटिंग देखा जाता है, राइट. सीजनली वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं, यानी कि फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं. तो प्लांट में ये सब ग्रोथ से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स में थ्रू आउट लाइफ देखे जाते हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? तो प्लांट्स में ग्रोथ जनरली लिमिटेड नहीं है. प्लांट में ग्रोथ अनलिमिटेड है और डायरेक्शनल लेस है. सो दिस इज द पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन केस ऑफ प्लांट. तो प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है एंड डायरेक्शन लेस होती है. उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, राइट. तो इन प्लांट्स द ग्रोथ इज अनलिमिटेड एंड डायरेक्शन लेस. वहीं अगर हम बात करें इन एनिमल्स, एनिमल्स में ग्रोथ इज लिमिटेड एंड डायरेक्शनल. एनिमल्स में ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड होती है और डायरेक्शनल होती है. लिमिटेड एंड डायरेक्शनल. अगर देखा जाए एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो लिमिटेड एंड डायरेक्शनल है, यानी कि ग्रोथ कैन टेक प्लेस अप टू द सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ, राइट. तो ग्रोथ जो है अप टू द सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ टेक प्लेस करती है. इज दैट क्लियर? तो वहां पे एक लिमिटेड ग्रोथ है और एक डायरेक्शनल ग्रोथ देखी जाती है इन केस ऑफ एनिमल्स. लेकिन प्लांट्स में क्या होता है कि डायरेक्शनल लेस ग्रोथ है, अनलिमिटेड ग्रोथ है, राइट. तो इस तरह का ग्रोथ पैटर्न देखा जाता है प्लांट्स में.
आर यू गेटिंग और नॉट? इसके अलावा यहाँ पे हाउ यू विल डिटरमाइन ग्रोथ, राइट? आप ग्रोथ को कैसे डिटरमाइन करेंगे, राइट? आप इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर वहाँ पे देयर इज एनी काइंड ऑफ इंक्रीज, अगर किसी भी तरह का इंक्रीज होता है इन बॉडी साइज और ए पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, दैट यू कॉल ग्रोथ। लेकिन ग्रोथ को डिटरमाइन, ग्रोथ को कैसे मेजर किया जा सकता है? ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स। ग्रोथ होने के, अगर आप कहेंगे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ टेक प्लेस हो रही है, तो वो ग्रोथ किस तरीके से टेक प्लेस हो रही है? तो सिंपल सा फंडा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे इट मीन्स ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस। इसके अलावा इंक्रीज इन मास, मास इंक्रीज करता है, इट मीन्स ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स एंड मास जो है वो इंक्रीज करता है इन केस ऑफ ग्रोथ। इज दैट क्लियर? सो हाउ यू विल मेजर द ग्रोथ, हाउ यू विल डिटरमाइन द ग्रोथ? तो मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ की अगर हम बात करें, by increasing number of cells, number of cells and increasing mass, increasing number of cells और increasing mass की वजह से ग्रोथ टेक प्लेस होती है। आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? जनरली वी कैटेगराइज द ऑर्गेनिज्म इनटू द टू मेजर कैटेगरी। ये तो आपको समझ ही आ गया कि आप किस तरीके से ग्रोथ को बताएंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है या नंबर ऑफ मास बढ़ रहा है, राइट? दैट यू कॉल ग्रोथ इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ टेक प्लेस करती है। अब जैसे कि आपको पता है कि टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। वन इज यूनिसेलुलर एंड अनदर वन इज मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे टेक प्लेस करती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ध्यान दीजिए प्लीज। In case of unicellular life form or the unicellular organism, right, or multicellular organism में growth how it will take place, तो ये किस तरीके से take place करती है, देखिए प्लीज ध्यान दीजिए। These are the fundamental characteristics. Growth is also a very basic, very fundamental characteristics, right, that you have to understand. And this is the fundamental character of life form, right? You can easily differentiate the living and non-living with the help of these characteristics also, that we call growth. So listen carefully. तो यहाँ पे देखिए प्लीज, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ ऑर्गेनिज्म को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक यूनिसेलुलर और दूसरे मल्टी सेलुलर। तो एक होते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। यूनिसेलुलर इट मींस ऑर्गेनिज्म पोसेस सिंगल सेल, दैट यू कॉल्ड यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर इट मींस ऑर्गेनिज्म पोसेस ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, इट मींस दैट इज मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर में ग्रोथ कैसे टेक प्लेस करती है, मल्टी सेलुलर में ग्रोथ कैसे टेक प्लेस करती है, एंड हाउ यू कैन डिटरमाइन द ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप आसानी से ग्रोथ को डिटरमाइन कर सकते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स, हालांकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से ही ग्रोथ टेक प्लेस करती है, लेकिन मल्टीसेलुलर लाइफ फॉर्म में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, राइट? उनको काउंट करके ग्रोथ को मेजर करना, राइट, एक बड़ा ही डिफिकल्ट सा टास्क हो जाता है। नंबर ऑफ सेल्स के बिहाफ पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप ग्रोथ को एस्टिमेट नहीं करते हैं। जनरली मल्टीसेलुलर लाइफ फॉर्म में आप ग्रोथ को एस्टिमेट करते हैं उसके बायोमास के हिसाब से। इफ मास विल इंक्रीजिंग इट मीन्स ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस। हालांकि नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हैं, लेकिन जनरली वी एस्टिमेट द ग्रोथ इन हायर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म और इन मल्टीसेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, राइट, विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग मास। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग मास की हेल्प से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ को एस्टिमेट किया जाता है बाय इंक्रीजिंग मास, एंड यूनिसेलुलर लाइफ फॉर्म में ग्रोथ को एस्टिमेट किया जाता है बाय इंक्रीजिंग इन नंबर्स। राइट, इसको आप इसका एक कंपैरेटिव अकाउंट भी बना सकते हैं। ऑर्गेनिज्म
हाउ ग्रोथ विल टेक प्लेस इन ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में फ्रेम होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाता है, राइट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो वहां पे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं। याद रहे, म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कैन फ्रेम इन योर एग्जाम और प्रीवियस ईयर्स के किसी क्वेश्चन पेपर में आपको मिल ही जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पे बाय इंक्रीजिंग इन नंबर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं। वहीं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। कैसे होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहां पे यूनिसेलुलर में ग्रोथ को आप कैसे एस्टिमेट करते हैं? बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स। वहीं मल्टीसेलुलर लाइफ फॉर्म में बाय इंक्रीजिंग मास, राइट। इसके अलावा यहां पे यूनिसेलुलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं, मल्टीसेलुलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? सो ये डिफरेंस है। अब यहां पे म्यूचुअली इंक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, राइट, दैट ग्रो एंड डिवाइड। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं, ईच नंबर ऑफ सेल्स ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। यहाँ पे हर एक नंबर ऑफ सेल एक इंडिविजुअल होता है। जनरली देखा जाता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जैसे फिजन वगैरह देखा जाता है, बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो अमीबा की एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो गई। पहले अमीबा की एक सेल थी एंड वो अब कितनी सेल्स में डिवाइड हो गई? 2। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी है, वो नंबर ऑफ इंक्रीज कर रहा है सेल्स को, इट मीन्स वहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि इंडिविजुअल्स का भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इट मीन्स दैट इज रिप्रोडक्शन ऑल्सो एंड दैट इज ग्रोथ ऑल्सो। तो यहाँ पे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, राइट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर म्यूचुअली इंक्लूसिव। लेकिन यहाँ पे मल्टीसेलुलर में देखा जाए तो, राइट, यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। रिप्रोडक्शन अलग प्रोसेस है, ग्रोथ एक अलग प्रोसेस है। यहाँ पे सेल डिवीजन परफॉर्म होता है, राइट। यूनिसेलुलर में सेल डिवीजन परफॉर्म होता है, किस लिए? यूनिसेलुलर में सेल डिवीजन परफॉर्म होता है फॉर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, क्योंकि दोनों की बात एक ही है, क्योंकि एक ही सेल्स बढ़ रही है तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं। दैट्स वाई दैट इज म्यूचुअली इंक्लूसिव। लेकिन अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों ही अलग अलग प्रोसेस हो जाते हैं। दे आर नॉट म्यूचुअली इंक्लूसिव। यहाँ पे जनरली सेल डिवीजन परफॉर्म होता है टू रिप्लेस द डेड सेल्स, ऑल्सो टू रिप्लेस द इंजर्ड बॉडी पार्ट। तो इसके लिए भी यहाँ पे सेल डिवीजन परफॉर्म होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए सेल डिवीजन परफॉर्म होता है मल्टीसेलुलर लाइफ फॉर्म में, नॉट ओनली फॉर रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे ये क्या हुआ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ। आर यू गेटिंग? तो दिस इज द पैटर्न ऑफ ग्रोथ इज डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो, लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। अब हम बात करते हैं, राइट, क्या ग्रोथ किसी नॉन लिविंग थिंग्स में देखी जा सकती है? राइट, अगर किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ग्रोथ देखी जाती है, इट मींस दैट इज ड्यू टू एक्युमुलेशन। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी ग्रोथ देखी जा सकती है। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज इंट्रिंसिक। ग्रोथ इज इंट्रिंसिक। वहीं इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ग्रोथ कैसी है? ग्रोथ इज एक्सट्रिंसिक। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में फ्रेम हो सकता है, राइट। ग्रोथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी देखी जा सकती है। लिविंग ऑब्जेक्ट में तो ग्रोथ इंट्रिंसिक है, यानी कि इंटरनली ग्रोथ होती है, राइट। वहीं अगर हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करें तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो कैन ग्रो ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ सब्सटेंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स में सैंड पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली एक्युमुलेट करते रहते हैं, और जब व्हेन द सैंड पार्टिकल्स विल कॉन्टिन्यूसली एक्युमुलेट,
sand dune size will increase. Glaciers, right? Glaciers में क्या होता है? When the temperature will right down, जब temperature कम हो जाएगा, when the temperature will decrease. If the temperature will decrease, then right, if the temperature undergoes in sub-zero level, अगर temperature sub-zero level पे चला जाता है, तो उस केस में ग्लेशियर्स का साइज बढ़ जाता है. आर यू गेटिंग और नॉट? बात समझ में आ रही है? क्योंकि वाटर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाता है और वाटर वहां पे एक्यूमुलेट होता रहता है. तो ग्लेशियर्स में ग्रोथ देखी जाती है ड्यू टू एक्यूमुलेशन, दैट इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. सैंड ड्यून्स, ग्लेशियर्स, राइट? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? कहीं पे बल्क ऑफ डेब्रिस, कूड़े का एक ढेर है, दैट विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ लॉट ऑफ डेब्रिस अगेन एंड अगेन. आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे ग्रोथ एक्सटेंसिक भी है, इंट्रिंसिक भी है, लेकिन मेनली ग्रोथ एक्सटेंसिक है इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में. जनरली ग्रोथ इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नो डाउट. लाइफ फॉर्म का ग्रोथ एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो ग्रो. इज दैट क्लियर? एक्सेप्शनली दैट कैन ग्रो, बट दैट कैन ग्रो एक्सट्रिंसिकली, यानी कि एक्सट्रिंसिक देखा जाता है, यानी कि एक्युमुलेशन से देखा जाता है. तो इट मीन्स व्हाट? In non-living object, growth can take place, क्योंकि ग्रोथ का मतलब ही क्या होता है? इंक्रीज इन साइज, तो उसका साइज बढ़ सकता है. तो ग्रोथ कैन टेक प्लेस ड्यू टू accumulation. Growth can take place due to accumulation, right, of substance on the surface, on any surface of the body, right? So this is about growth, that is the fundamental characteristics of life. Next I am going to discuss about the reproduction. Reproduction is also a very, this is also a very essential process, and even this is a fundamental characteristics of life, right? So now I am going to discuss about the reproduction. That is also a fundamental characteristics of life. So you have to understand about this, listen carefully. Another one is reproduction. देखिए प्लीज, listen carefully. So reproduction is also a kind of fundamental characteristics, and that is very essential characteristics, and which shown by all life form, all living organism, because the existence of life form can only possible due to reproduction. Right, I am existing here, you are existing there, everyone, every life form, right, which is existing on this planet just because of reproduction, because we all are the result of reproduction. I am the result of reproduction, you are the result of reproduction, everyone is the result of reproduction. So without reproduction you can never imagine the life, and this is very essential and fundamental characteristics of life. Are you getting? So then please listen carefully. So next is reproduction. That is also a fundamental characteristics of life, right? These all fundamental characteristics of life, you have to understand about all these characteristics, because on the behalf of these characteristics you can easily separate the living organism from the non-living things or the non-living objects. Are you getting? So यहाँ पे next is reproduction. Second is reproduction, that is also a very important and essential fundamental characteristics. रिप्रोडक्शन भी एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ है. दिस इज ऑल्सो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, लाइक अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. अगेन आई एम गोइंग टू राइट डाउन दिस फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ग्रोथ. तो ये एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है. अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? यू ऑलरेडी फैमिलियर अबाउट दिस टर्म रिप्रोडक्शन, एंड यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट द रिप्रोडक्शन, एंड यू ऑलरेडी हैव स्टडीड अबाउट द रिप्रोडक्शन. Reproduction, this is the biological process in which organism can produce their young ones similar to themselves. ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म, एक पेरेंट अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अपने ही जैसी संतान को पैदा करता है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसे आप रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो हम अपने जैसी संतान को पैदा करते हैं. इज दैट क्लियर? हमारे पेरेंट्स ने हमें पैदा किया. वी आर सिमिलर टू आवर पेरेंट्स बट नॉट एग्जैक्ट कॉपी. And we will also reproduce, and we will reproduce our next generation. Our generations
again will reproduce to next generation. Generation to generation, reproduction will take place, and generation will be continue just because of this process that you call reproduction. So reproduction, right? Without reproduction, you can never imagine the life, because all life form, all living organisms, all the populations of different species are existing on this planet just because of only and only one process, that is only reproduction. Are you getting or not? So this is fundamental characteristics, and this is very essential characteristics of the life. Without reproduction life cannot be exist, right? तो इसको भी आप लाइफ के एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में कंसीडर करते हैं, राइट? तो यहाँ पे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू कॉल रिप्रोडक्शन, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, राइट? तो यहाँ पे reproduction is what? How you will define reproduction, right? This is a biological process. We generally study the reproduction in biology, not in chemistry, not in physics. So obviously this is biological process that is related to the living organism, right? Because if someone is living, something is living that can reproduce. Non-living things never reproduce, right? Are you getting or not? Non-living things अपनी copies नहीं बना सकती हैं, लेकिन living organism can produce their copies, राइट? उनकी मल्टीपल कॉपीज बन सकती हैं. तो ये एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है फॉर एग्जिस्टेंसी ऑफ द लाइफ, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द जनरेशंस, राइट? तो यहाँ पे दिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, दिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस. ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस, जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, और इवन यू कैन से ऑफस्प्रिंग, अपने ही जैसी संतान को पैदा करते हैं, सिमिलर टू देमसेल्व्स, सिमिलर टू देमसेल्व्स. अपने ही जैसी संतान को पैदा करना ही रिप्रोडक्शन है, या हिंदी में इसको हम प्रजनन प्रक्रिया भी बोलते हैं. दिस इज द प्रजनन प्रक्रिया दैट यू कॉल रिप्रोडक्शन. अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन के मेथड आपको पता ही है. रिप्रोडक्शन कैन बी एसेक्सुअल मेथड एंड कैन बी सेक्सुअल मेथड. ये एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है. एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल के बारे में आपको पता ही है. आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, राइट, अबाउट द रिप्रोडक्शन, राइट? रिप्रोडक्शन इज कंप्लीट यूनिट इन योर 12th class, and that complete unit I will discuss in 12th class, and you will get all the concepts related to the reproduction. But you have to, what you will understand here, you will understand only one thing, that this is the fundamental characteristic and how this is the fundamental characteristics. तो यहाँ पे two major methods हैं, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction में only single parent is involved. वहीं sexual reproduction में two parents are compulsory, one is male and another is female. Asexual में gamete formation take place नहीं करता है, right? Yeah, if take place then that will be exceptionally. तो यहाँ पे with or without gamete formation possible है asexual reproduction. gamete fusion नहीं होगा in asexual में. वहीं sexual में gamete fusion fertilization take place करता है. asexual में zygote formation नहीं होती, sexual में zygote formation होती है. Is that clear to all of you? Or generally asexual mode of reproduction, this method of reproduction generally observed in lower animals, lower organisms, lower plants. Is that clear to all of you? तो इसको लोअर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है. हायर ऑर्गेनिज्म में, जिनमें कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ज़्यादा है, मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म में जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखा जाता है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे एसेक्सुअल मेथड जनरली फॉर लोअर ऑर्गेनिजम्स एंड दिस इज फॉर दी हायर ऑर्गेनिजम्स. लोअर और हायर ऑर्गेनिज्म से हमारा मतलब ये है कि जिसमें जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, राइट, ऑर्गेनिजम्स जिसमें जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, राइट, वो उतना ज़्यादा हायर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आ जाएगा. कंसिडर करते हैं हम उसको, राइट? रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो ए वेरी एसेंशियल प्रोसेस. दिस इज वेरी एसेंशियल प्रोसेस. लिविंग है तो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन है तो लिविंग है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट? बिना रिप्रोडक्शन के लिविंग बींग्स की एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है. तो यहाँ पे वेरी एसेंशियल प्रोसेस for the existence of life on this planet, for the existence of life, life की existency के लिए reproduction essential है, जरूरी है. Even this is for the continuity of the generation, continuity of the generation, generation की
कंटिन्यूटी के लिए भी रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है, राइट। नो रिप्रोडक्शन नो लाइफ, राइट। नो विल बी, there will not be any kind of existence of the life without the reproduction, because we all living organisms are the product of the reproduction, are the result of the reproduction. Are you getting? तो ये हो गया रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मेथड एंड एसेक्सुअल मेथड। तो जितने भी लाइफ फॉर्म है उन सभी में रिप्रोडक्शन देखा जाता है। तो ये भी एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन एक्सेप्शनली कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब आप ये भी नहीं कह सकते कि सपोज दैट इफ देयर इज एनी इनफर्टाइल कपल इन योर सराउंडिंग, आपके पड़ोस में कोई इनफर्टाइल कपल है, उसके पास बच्चे नहीं हैं, इट मीन्स दे आर नॉन लिविंग, दे आर नॉट नॉन लिविंग, दे आर लिविंग। एक्सेप्शनली ऐसे भी केसेस देखे जाते हैं कि जिनमें रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है ड्यू टू एनी डिसऑर्डर्स। नेचुरली ऐसा नहीं होता है, किसी भी डिसऑर्डर्स की वजह से अगर किसी में रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी कम हो जाए, यानी कि उसकी फर्टिलिटी जो है खत्म हो जाए, तो इसका मतलब वो लिविंग है बट वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो एक्सेप्शनली देखा जाता है। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए इसके एक्सेप्शंस में बता देता हूँ। एक्सेप्शंस में जैसे कि मेल ड्रोन्स आपने पढ़ा होगा, हनी बीज में होते हैं मेल ड्रोन्स, सॉरी मेल ड्रोन्स नहीं, क्या बता रहा था आपको, वर्कर बीज, सॉरी। जो वर्कर बीज होती हैं हनी बी में 3 टाइप के बीज पाए जाते हैं, मेल ड्रोन्स, क्वीन एंड वर्कर बीज। वर्कर बीज जो होती हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए बिल्कुल नहीं होती हैं और वो कंप्लीटली स्टेराइल होती हैं, राइट। तो स्टेराइल है बट वो लिविंग है, राइट, दे कैन नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस एनिमल्स। तो एक्सेप्शनली वर्कर बीज, इज दैट क्लियर ऑल? रिप्रोडक्शन नहीं करती है। म्यूल जिसको आप हिंदी में खच्चर भी कहते हैं, म्यूल, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज, 2 डिफरेंट स्पीसीज के क्रॉसिंग की वजह से, यानी कि 2 डिफरेंट यानी कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडेशन। 2 डिफरेंट स्पीसीज के क्रॉसिंग की वजह से म्यूल डेवलप होता है, फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी। आप लिख सकते हैं फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी में, जब फीमेल हॉर्स जिसको आप मेयर बोलते हो, फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी में जब क्रॉसिंग कराई जाती है तो म्यूल पैदा होता है। एम फॉर म्यूल, एम फॉर मेयर। याद रखना कि म्यूल बनाने में किसका इन्वॉल्वमेंट है, मेयर यानी कि फीमेल हॉर्स। इज दैट क्लियर? तो फीमेल हॉर्स और डोंकी, मेल डोंकी, दोनों की क्रॉसिंग से म्यूल बनता है। ये पूरी तरीके से स्टेराइल होता है, ये अपनी जनरेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता। म्यूल की एग्जिस्टेंसी किसकी वजह से पॉसिबल है? फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी के क्रॉसिंग की वजह से। इज दैट क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, अगर कोई ह्यूमन कपल है, इनफर्टाइल है, राइट, सपोज दैट किसी ह्यूमन मेल का स्पर्म काउंट कम हो गया, राइट, बिल्कुल नेग्लिजिबल स्पर्म काउंट है, तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, इट मींस दैट इज लिविंग बट दैट इज नॉट नॉन लिविंग, तो एक्सेप्शनली है। तो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, राइट, तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो कि रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि ग्रोथ में मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया था, जैसे सैंड ड्यून्स या ग्लेशियर्स, राइट, उनका भी साइज बढ़ता है बट ड्यू टू एक्युमुलेशन। तो ऐसे ही यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड वन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। तो तीसरा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है? यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। थर्ड फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेटाबॉलिज्म। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म किस तरीके से एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। Next is metabolism, that is also a fundamental characteristics. देखिए प्लीज, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। Metabolism, this is another fundamental characteristics of life, you have to understand about this. मेटाबॉलिज्म एग्जैक्टली है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज एग्जैक्टली मेटाबॉलिज्म,
हाउ यू विल डिफाइन मेटाबॉलिज्म? देखिए, मेटाबॉलिज्म जो है ये भी एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और मेटाबॉलिज्म कंपलसरी होता है सभी लाइफ फॉर्म के लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि लाइफ का जो सर्वाइवल है वो मेटाबॉलिज्म के बिहाफ पे ही पॉसिबल है। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर मेटाबॉलिज्म में कोई डिस्टरबेंस हो जाती है तो कभी कभी उस डिस्टरबेंस की वजह से उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो जाती है। आपने देखा होगा काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं, हमें भी बीमारियां होती हैं, एनिमल्स को भी बीमारियां होती है, प्लांट्स को भी बीमारियां होती है, तो उन बीमारियों की वजह से वो एनिमल या वो प्लांट उनकी डेथ हो जाती है, राइट। यानी कि कहने का ये मतलब है कि अगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ, राइट, प्रॉपर वे में मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, राइट, तो उससे डेथ भी हो सकती है। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करके आपके मेटाबॉलिज्म को बदल देता है, राइट, तो उससे हमारे मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं, और मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने की वजह से ही बीमारियां हो जाती हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो क्योरेबल होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो नॉन क्योरेबल होती हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन पैथोजेंस टू पैथोजेंस और डिजीज टू डिजीज, but the metabolism is very essential process. Now I am going to discuss what is exactly metabolism. Metabolism की अगर हम बात करें तो metabolism, this is the sum of all chemical reactions take place in our body, right? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस करती हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए आप लिविंग और नॉन लिविंग में एक डिफरेंस बता सकते हैं कि लिविंग्स जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लाइफ फॉर्म फंक्शनल है तो फंक्शनल सिर्फ एक ही प्रोसेस की वजह से है जिसको आप मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इफ आई एम फंक्शनल, right, if I am giving lecture in front of you, it means I am functional, and I am functional because my metabolic activity is doing well, right? I am performing well because my metabolic process is doing well. Because if any kind of disturbance in my metabolism process in any living organism, right, that can affect that life form, that can affect that individual. Is that clear to all of you? So this is about metabolism. तो मेटाबॉलिज्म को आप कैसे डिफाइन करेंगे? द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस या ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। फोटोसिंथेसिस एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, प्लांट में होता है। सम ऑफ केमिकल रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल रिएक्शन का ही प्रोसेस है। रेस्पिरेशन है केमिकल रिएक्शन है, एक्सक्रीशन है केमिकल रिएक्शंस, हर जगह केमिकल, डाइजेशन है केमिकल रिएक्शन, हर जगह केमिकल रिएक्शन होती है। किसी भी तरह की एक्टिविटी है बॉडी में, ऑल आर द रिजल्ट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। किसी भी तरह का न्यूरल सिग्नल है केमिकल प्रोसेस, राइट, एंडोक्राइन सिग्नल है केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेस से कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं बच पाती है। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी मेटाबॉलिज्म देखा जाता है, एक सिंगल सेल अमीबा में भी डाइजेशन देखा जाता है, रेस्पिरेशन देखा जाता है, एक्सक्रीशन देखा जाता है। ये सारे प्रोसेस जो हैं, सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी एक सिंगल सेल और सिंगल लाइफ फॉर्म भी शो करती है, और मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म तो करती ही है, राइट। तो मेटाबॉलिज्म इज द बेस ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उनका एक बेस जो है वो मेटाबॉलिज्म है, और मेटाबॉलिज्म के बिना कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी, और कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती है, राइट, तो उस केस में ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी फंक्शनल, ऑर्गेनिज्म विल बी डाई। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दिस इज अबाउट द मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? दिस इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, द सम ऑफ all chemical reactions take place in living bodies। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है उन सभी का सम मेटाबॉलिज्म है। उन सभी के लिए आप एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको आप मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये जो मेटाबॉलिज्म है ये दो टाइप के हो सकते हैं। There are mainly of two types of metabolism. One is anabolism and another one is catabolism. तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल टेक प्लेस। यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, राइट, यानी कि यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बनाते हैं। सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस में जो सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म है CO2 एंड वाटर, ये कंबाइन होकर ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल है।
तो सिंथेसिस जो प्रोसेस है उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। वहाँ पे कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, दैट यू कॉल्ड एनाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल CO2 एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया, क्योंकि वहाँ पे सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तैयार होता है, राइट। सो दिस इज अबाउट एनाबॉलिज्म। अनदर वन इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज द ब्रेकडाउन प्रोसेस। ये एक ब्रेकडाउन प्रोसेस है, राइट, इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कैन ब्रेक डाउन, राइट। तो जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कैन ब्रेक डाउन इनटू CO2 एंड वाटर एंड लाइब्रेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट। तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके वाटर एंड CO2 को रिलीज कर देता है और साथ के साथ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज करता है, एंड दैट एनर्जी विल बी यूजफुल टू अस। हम भी रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, हम भी ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और हम भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी को लाइब्रेट करते हैं, एंड दैट एनर्जी, राइट, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी तरह के फंक्शनिंग के लिए एनर्जी इज कंपलसरी, राइट। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिज्म प्रोसेस, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, टोल्ड यू बिफोर, राइट। एंड फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म इज द ब्रेकडाउन प्रोसेस, breakdown of complex molecule into simpler ones, into simpler form, right. This is called catabolism. Anabolism का परफेक्ट एग्जांपल मैंने बताया फोटोसिंथेसिस, फूड सिंथेसिस। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है जैसे कि ग्लूकोज, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, ग्लूकोज बनता है। वहीं कैटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, यानी कि यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके, जैसे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना रेस्पिरेशन है और ग्लूकोज की फॉर्मेशन होना फोटोसिंथेसिस है। जो फोटोसिंथेसिस में बना वो ब्रेकडाउन हो जाएगा रेस्पिरेशन में। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म, दिस इज विदाउट एनी एक्सेप्शन मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस इन ऑल लाइफ फॉर्म। बिना किसी एक्सेप्शन के कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं एग्जिस्ट करता इस प्लेनेट पे, इवन सिंगल सेल अमीबा भी मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इज वेरी एसेंशियल। बिना मेटाबॉलिज्म के फंक्शनल होना किसी ऑर्गेनिज्म का पॉसिबल ही नहीं है। आर यू गेटिंग और नॉट? कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, कोई भी फंक्शंस ऑर्गेनिजम्स बिना मेटाबॉलिज्म के परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स विदाउट एनी एक्सेप्शन मेटाबॉलिज्म इज कंपलसरी फॉर दी ऑल लाइफ फॉर्म। जैसे रिप्रोडक्शन का एक्सेप्शन मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन हो ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इनफर्टाइल कपल्स भी होते हैं, म्यूल भी होता है, बट मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर लिविंग है तो मेटाबॉलिज्म जरूरी है, राइट, अदरवाइज तो द पर्सन विल बी डाई। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लाइफ फॉर्म। लेकिन यहाँ पे जनरली मैंने बताया आपको हाउ यू हैव टू डिफाइन दिस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। मैंने बताया आपको दिस इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर इनसाइड द बॉडी। तो बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन है, द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर टेक प्लेस करती हैं, उसे आप मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसे आप मेटाबॉलिज्म कहते हैं, बट दिस इज नॉट कंपलसरी। कुछ लिविंग रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं, राइट, जो कि टेक प्लेस कर सकती हैं आउटसाइड द बॉडी। फॉर एग्जांपल इन विट्रो, राइट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे आपने पढ़ा होगा, या फिर कोई सेल कल्चर है, तो वहाँ पे जनरली बॉडी के अंदर से रिएक्शंस नहीं टेक प्लेस कर रही है, बॉडी के बाहर एक लेबोरेटरी मीडियम में टेक प्लेस करती हैं। वो लिविंग रिएक्शंस तो हैं लेकिन आउटसाइड द बॉडी, राइट। तो इसको आप एज ए एक्सेप्शन ले सकते हैं, बट दिस इज नॉट ऑल्सो एक्सेप्शन एग्जैक्टली। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या लिखेंगे आप? एक्सेप्शन में लिख लीजिए इन विट्रो, जहाँ पे लिविंग रिएक्शन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, इन विट्रो कल्चर या सेल कल्चर, फ्री लिविंग सेल कल्चर, फ्री लिविंग सेल कल्चर। कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि उसमें आउटसाइड दी बॉडी लिविंग रिएक्शन टेक प्लेस करती है। तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म। आर यू गेटिंग और नॉट? सो दिस इज अबाउट द मेटाबॉलिज्म, एंड मेटाबॉलिज्म इज आल्सो द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ फॉर्म और द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर? इसके बाद अनदर प्रोसेस, कॉन्शियसनेस। जितने भी लाइफ फॉर्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे कैन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से। वो इन्वायरमेंट को डिटेक्ट कर लेते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को डिटेक्ट कर लेते हैं, राइट। बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया है, समर सीजन है, गर्मी का मौसम है, तो हमें पता है कि गर्मी का मौसम है, बिकॉज वी कैन डिटेक्ट दैट सीजन।
वी कैन डिटेक्ट द चेंज इन एनवायरनमेंट. टेम्परेचर चेंज हुआ तो हमने उसको डिटेक्ट कर लिया, राइट. आर यू गेटिंग और नॉट? लाइट चली गई, कमरे में बैठे हैं आप, अचानक से लाइट चली गई रात के टाइम पे, तो वहाँ पे अंधेरा हो गया, राइट. आपकी आंखों ने डिटेक्ट कर लिया, आपकी आंखों में फोटो रिसेप्टर्स हैं और आपने उनको डिटेक्ट कर लिया, राइट. तो आप यहाँ पे जितनी भी सराउंडिंग में जो चेंजेस होते हैं उन सभी चेंजेस को आप डिटेक्ट कर लेते हैं. एंड दिस इज द एबिलिटी विच इज प्रेजेंट इन ऑल द लाइफ फॉर्म, इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स. आर यू गेटिंग? ध्यान दीजिए, प्लीज लिसन केयरफुली. Another fundamental characteristic is consciousness. That is also a very important fundamental characteristic, and you have to understand about this consciousness also. Is that clear to all of you? Please listen carefully. Next is consciousness. देखिए प्लीज. Another one is consciousness. That is also a very important fundamental characteristics. Consciousness. So this is also a very important, very essential fundamental characteristics. Right. तो ये भी एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं. कॉन्शियसनेस, दिस इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये भी एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई. दिस इज ऑल्सो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स. कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? आर यू गेटिंग इट? कॉन्शियसनेस का सिंपली यू कैन इजिली डिफाइन दिस, राइट. यू नो, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनी लाइफ फॉर्म कैन डिटेक्ट the changes in the surrounding or in the external environment. This is called consciousness. हमें हमारे सराउंडिंग में, हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है हमें पता है, हम डिटेक्ट कर लेते हैं, हम जान लेते हैं. यही कॉन्शियसनेस है. और ये कॉन्शियसनेस लिविंग है तो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस नहीं है तो लिविंग नहीं है. दिस इज वेरी सिंपल. सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द लाइफ फॉर्म. क्योंकि देखिए सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ, कॉन्शियसनेस होगी, हम अपनी सराउंडिंग के इन्वायरमेंट को डिटेक्ट कर पाएंगे, कंफर्म कर पाएंगे. उसी के हिसाब से हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी और उसी रिस्पॉन्स की वजह से वी कैन सर्वाइव, वी कैन एग्जिस्ट. तो विदाउट कॉन्शियसनेस नथिंग विल बी देयर, राइट. रिस्पॉन्स होना, लिविंग है तो रिस्पॉन्स जरूर प्रोड्यूस करेगा. किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से के कांटेक्ट में आने की वजह से ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, ये कंपलसरी है. चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा ही क्यों ना हो, वो भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है. आर यू गेटिंग? सो लिसन केयरफुली. तो दिस इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म, और ऑफ ऑल लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस. तो ये भी एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है विच इज प्रेजेंट इन ऑल लाइफ फॉर्म, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो व्हाट इज एग्जैक्टली दिस? तो कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करूं तो यहां पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन डिटेक्ट their surrounding, can detect their external environment, because they have sense of detection of external environment. All living organisms can detect their external environment, right, and give response according to that. और उसी के हिसाब से वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, राइट, एंड गिव रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू दैट. इज दैट क्लियर? तो इसे आप कॉन्शियसनेस कहते हैं. आप ये भी कह सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म हैविंग सेंस टू डिटेक्ट द एनवायरनमेंट. तो सेंस, कॉन्शियसनेस, दैट इज दोनों एक ही बात है, दोनों मतलब एक दूसरे से रिलेट करते हैं. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं कॉन्शियसनेस में. जैसे प्लांट्स में
प्लांट्स गिव द रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द लाइट। इसके कुछ एग्जांपल्स में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए तो ये फिजिकल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के हिसाब से भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, और केमिकल इन्वायरमेंट या केमिकल चेंजेस की वजह से भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। आप फिजिकल चेंजेस लिखिए इनको, बेटर देन द इन्वायरमेंट, है ना, क्योंकि एनी काइंड ऑफ चेंज, क्योंकि चेंज के हिसाब से राइट ऑर्गेनिज्म किसी भी तरह के चेंज को डिटेक्ट कर देता है। तो दैट कैन बी द फिजिकल चेंज, that can be the chemical biological change, that can be the chemical change, any kind of change. Is that clear to all of you? तो फिजिकल चेंज जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट्स में फ्लावरिंग करते हैं, कुछ प्लांट्स फोटोपीरियडिज्म शो करते हैं, यानी कि वो अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ लाइट फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि गर्मियों के मौसम में फ्लावरिंग शो करते हैं, यानी कि उनको लाइट ड्यूरेशन, लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, क्योंकि लाइट क्या है, एक फिजिकल फैक्टर है ना, तो फिजिकल चेंज। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि कम लाइट ड्यूरेशन में फ्लावरिंग शो करते हैं, विंटर सीजन में फ्लावरिंग शो करते हैं, क्योंकि उस दौरान लाइट ड्यूरेशन कम होती है। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो फिजिकल चेंजेस के हिसाब से ऑर्गेनिज्म राइट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। प्लांट की जो ग्रोथ होती है, देखा होगा आपने, टुवर्ड्स द सनलाइट, प्लांट ऑटोमेटिकली, जो प्लांट की जो ब्रांच है, प्लांट का जो स्टेम एक्सिस है, वो बेंड टुवर्ड द सनलाइट, दैट इज फोटोट्रोपिज्म। प्लांट में कीमोट्रोपिज्म भी देखा जाता है, हाइड्रोट्रोपिज्म भी देखा जाता है, राइट? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनिमल्स भी इसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिकल इन्वायरमेंट, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैमल्स और ह्यूमन बीइंग की बात करें, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वी स्टार्ट व्हाट? विल स्टार्ट स्वेटिंग, पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। टेम्परेचर कम हो जाता है, व्हेन द टेम्परेचर विल डिक्रीज, सब जीरो लेवल पे पहुंच गया या बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, तो इन दैट केस यू विल स्टार्ट शिवरिंग। शिवरिंग इज ए काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज विच कैन जनरेट इन हीट इन योर बॉडी, एंड दैट हीट कैन प्रोवाइड द कैन मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। Is that clear to all of you? So we respond differently, different organisms respond differently according to the different environmental change, according to the different environmental condition, different physical change, different chemical change, different biological change. So this is all about the consciousness. लेकिन अगर हम human being की बात करें, human being is the only animal or only organism having self consciousness. Consciousness is different, self consciousness is different. हमें हमारे बारे में पता है, we know each and everything about us, इसे सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा एनिमल है जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल माना जाता है और इसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। ये पॉइंट भी आप लिखिएगा। इन ह्यूमन बीइंग्स हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस, ह्यूमन बीइंग में सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, यानी कि वी आर अवेयर अबाउट द सराउंडिंग, वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द सराउंडिंग। हर ऑर्गेनिज्म के पास, हर एनिमल, हर प्लांट के पास ये सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब है वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द सराउंडिंग। हम अपनी सराउंडिंग के लिए ऑलरेडी अवेयर है ह्यूमन बीइंग, एंड दैट्स व्हाई वी कंसीडर एज very intelligent animals of the world. We consider as very intelligent animals of the world, animal of the world. Is that clear to all of you? अभी एक लास्ट टॉपिक और बचा है इस लेक्चर में, जिसे आप कहते हैं इंटरेक्शन। लिविंग है तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, और रिस्पॉन्स होगा तो इंटरेक्शन भी होगा। जितनी भी फंक्शनल एस्पेक्ट देखी जाती हैं लाइफ फॉर्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जितने भी फंक्शन हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शनल है, राइट? ऑल द फंक्शनल एस्पेक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटरेक्शन करने की एबिलिटी होती है, ईच एंड एवरी सेल्स में इंटरेक्शन करने की एबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेक्शन से ही, अगर आप ये कहें कि इंटरेक्शन जो है, इंटरेक्शन से ही लाइफ फॉर्म डेवलप हुई है। एग्जैक्टली, ऑल लाइफ फॉर्म्स आर द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस आल्सो। Reproductions, we are the result of reproduction, but reproduction is the result of interaction. बिना इंटरेक्शन के रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो इंटरेक्शन की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल है।
तो इंटरेक्शन इज ऑल्सो द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ फॉर्म. इंटरेक्शन डेवलप द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल एस्पेक्ट को डेवलप करने का काम करता है इंटरेक्शन. और ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल होना भाई जरूरी है. ऑर्गेनिज्म फंक्शनल नहीं होंगे तो इंटरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है. इंटरेक्शन की वजह से ही ऑर्गेनिज्म फंक्शनल होते हैं. आर यू गेटिंग और नॉट? फॉर एग्जांपल, इंटरेक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ. एवरीवन नोज अबाउट इट कि यहाँ पे अगर हम सेल की बात करें, सेल इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन. Everyone, all the life form are the result of interaction. How it will be the result of interaction? A cell is the result of interaction between the different cell organelles. Cell organelles में interaction होता है तब जाके एक सेल बनती है. इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ. सेल. अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये पॉइंट्स जो नोट्स मैंने लिखवाए हैं यहाँ पे, ये नोट डाउन कर रहे हैं आपको अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में. और इनको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है. वो स्किप नहीं होनी चाहिए, उसका कोई पॉइंट स्किप नहीं होना चाहिए. यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे कॉन्शियसनेस का एक एक्सेप्शन यहाँ पे मैंने नहीं बताया, आपको बताना भूल गया, मैं बता देता हूँ फिर से. कॉन्शियसनेस का एक्सेप्शन है इफ़ ए पर्सन लाई इन कोमा. इफ़ ए पर्सन लाइंग इन कोमा, अगर कोई पर्सन है वो कोमा में है, राइट, वो अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस सब खो देता है. वो ना तो पूरी तरीके से डेड है ना पूरी तरीके से लिविंग है. उसके बॉडी ऑर्गन्स का जो फंक्शंस है रिप्लेस्ड बाय द मशीन्स. तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस का अगर एग्जांपल पूछा जाए तो द पर्सन लाइंग इन कोमा, दैट इज द एक्सेप्शन ऑफ द कॉन्शियसनेस. वो अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस खो देता है. दैट पर्सन विल नॉट बी अवेयर अबाउट द सराउंडिंग, अबाउट एनीथिंग, क्योंकि उसका ब्रेन जो है वो पार्शियली डेड होता है. इज दैट क्लियर? और उसके बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं वो मशीन्स रिप्लेस कर लेती हैं. मशीन के सहारे उसको जिंदा रखा जाता है, बट नॉट एग्जैक्टली डेड, नॉट एग्जैक्टली लिविंग, राइट. वो मर भी सकता है और कोमा से बाहर भी आ सकता है. दोनों ही केस हो सकते हैं. कोमा में सब कुछ 50-50 होता है. तो कॉन्शियसनेस का एक्सेप्शन है, वो बात याद रखिएगा, ठीक है. तो मैं इंटरेक्शन की बात कर रहा था. तो सेल इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन. दिस इज द आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन. सेल इज द आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन सेल ऑर्गेनल्स. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ गई? राइट. एक पर्टिकुलर सेल है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, राइट. और वो सेल ऑर्गेनल्स के इंटरेक्शन से बनी है. टिश्यू, जो प्रॉपर्टीज सेल्स में होती है वो सेल ऑर्गेनल्स में नहीं होती है. जो प्रॉपर्टीज टिश्यू की होती है वो सेल्स की नहीं होती है. लेकिन उनके इंटरेक्शन से टिश्यू बनते हैं और वो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. टिश्यू इज द इंटरेक्शन, दिस डेवलप ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट सेल्स. डिफरेंट सेल्स के इंटरेक्शंस की वजह से टिश्यू डेवलप होते हैं. एंड दीज सेल्स, राइट, आर डिफरेंट but combine in a tissue and perform a particular function. The function which can perform by tissue cannot perform by cells, or the function which can perform by cells cannot perform by the cell organelle, right. इन सब के इंटरेक्शन से किसी का फंक्शन डिफाइन होता है. Are you getting or not? And cell organelles, the function which perform by cell organelles cannot perform by the chemical composition. Cell organelles जो डेवलप होते हैं due to the composition, due to the interaction of different chemicals, due to the interaction of different chemicals. Are you getting or not? So this is all about the fundamental characteristics of life or the living organism, जिसमें मैंने आपको बताया metabolism, reproduction, growth, consciousness, interaction. Are you getting or not? ये सब fundamental characteristics है which are given in your NCERT book. मैंने यहाँ पे सारे NCERT के ऑलमोस्ट पॉइंट कवर कर दिए हैं. आप इन नोट्स को एक बारी नोटबुक में लिखना, उसके बाद आप NCERT पढ़ना. दैट विल बी वेरी इजियर टू यू व्हेन यू विल रीड NCERT आफ्टर द रीडिंग ऑफ दीज नोट्स, राइट. एंड यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, राइट. तो आज के लिए बस इतना ही. अगले टॉपिक में अगले लेक्चर के साथ अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं. माई नेक्स्ट टॉपिक विल बी बायोडाइवर्सिटी, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है. अगले लेक्चर में हमें जानना है कि ये कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म, कितनी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे प्लेनेट पे एग्जिस्ट करती है. उसके बाद आफ्टर दैट आई विल कम टू द क्लासिफिकेशन एंड द नोमेनक्लेचर पोर्शन एंड तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, टेक केयर.
हैं।